आज जो हम लोग चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं ये चैप्टर मेरी लिस्ट में आता है सबसे लास्ट। जब आपका 11 खत्म होने को होता है ना फरवरी में, तब मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को दिए इनिशिएटिव वर्क नहीं करना। ये एक्चुअल कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, मतलब पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग को आना चाहिए। इसलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हमारा हो जाता है तो फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हैं। तो बोला जाता है कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई ये 11 का सबसे टफेस्ट चैप्टर है। एटलीस्ट अगर हम लोग जब JEE पॉइंट की बात करते हैं, जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बहुत ही फालतू चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत इजी चैप्टर जिसका आपको एनसीईआरटी में दिया। तो अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में जिससे आप लोग स्कूल के एग्जाम में अगर आएगा, क्योंकि 4th चैप्टर ही है, तो जब भी स्कूल के सिलेबस में हो गए तो इतना बता देता हूँ आप लोगों को, आज मैं पढ़ा देता हूँ कि जिससे आप लोग स्कूल के एग्जाम के लिए बहुत आराम से उसमें मार्क्स लेके आ जाए। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, बस क्वाड्रेटिक का कोई लेना देना नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब नंबर सिस्टम की जब हम बात करोगे ना, तो हम आज तक 10th लेवल पे जब भी बात करते तो बोलते हैं नंबर सिस्टम के सबसे बड़ा सेट जो होता है वो कौन सा होता है, रियल नंबर। पर उसके ऊपर भी एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। रियल नंबर के ऊपर जो होता है वो होता है, मतलब नंबर सिस्टम का सबसे बड़ा जो सेट होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सबसे बड़ा सेट है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट है, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब चालू करते यहाँ से पढ़ना, पर इसके ऊपर भी एक पार्ट था जो अभी तक आप पढ़े ही नहीं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द बिगेस्ट सेट ऑफ द नंबर सिस्टम एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इज टू पार्ट्स, वन इज रियल नंबर एंड अदर वन इज इमेजिनरी नंबर। फिर रियल नंबर के नीचे क्या आता है वो सब बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, वैसे क्या आता है रियल नंबर के नीचे, क्या डिफरेंस होता है रेशनल इरेशनल का, टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग, रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसे कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू का वो आधी डेफिनेशन है। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो टर्मिनेट हो जाते हैं या तो टर्मिनेटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब एंड हो जाता है, जैसे 10/2 5 एंड हो गया, 2/10 0.2 एंड हो गया, तो वैसे नंबर को आप रेशनल बोलोगे। या तो फिर अगर टर्मिनेट नहीं होता है तो फिर रिकरिंग होना चाहिए। रिकरिंग का मतलब क्या होगा कि पॉइंट के बाद कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट होना चाहिए। जैसे ऐसे नंबर होगा 2.123 का बाद, मतलब 2.123 123 कहाँ तक, तो ये भी आपका कैसा नंबर होगा, रिकरिंग नंबर। तो इसमें से कोई भी नंबर होगा तो कौन सा नंबर में करते, और इसको छोड़ के जो रहेगा कौन रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड। और इसके एक्सेप्शनल केसेस में जब इरेशनल नंबर हो तो उसमें दो आपको याद होना चाहिए, पाई लिखने में बोले p/q फॉर्म होता है 22/7 पर, रेशनल नहीं होता क्योंकि वो हम 3.1 पर लिखते हुए अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू का एंड ही नहीं होता, इसलिए वो किसमें आता है, नॉन टर्मिनेटिंग आता है, नॉन रिकरिंग में भी आता है। तो पाई और एक ई याद है, तो कौन सा ई वो डिस्कस किया था इसमें जब हमने लोग का नेचुरल और इसको कांस्टेंट भी बोलते हो, यूलर कांस्टेंट। तो ये दो वैल्यू आपके इरेशनल में आएगा। फिर रेशनल के नीचे फिर वो इंटीजर वैल्यूज आते हैं, इंटीजर में भी वापस इंटीजर वैल्यू, फिर होल नंबर, इंटीजर नंबर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। फिर आपको पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। इंटीजर में वापस आप लोगों का पॉजिटिव इंटीजर आता है, 0 आता है और नेगेटिव इंटीजर आता है। तो इसके नीचे तो आपको सब पता ही है, कैसे डिनोट करते हैं वो भी पता ही होगा। इंटीजर को होल नंबर रेशनल नंबर Q, इरेशनल नंबर I, रियल नंबर R, कॉम्प्लेक्स नंबर C। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखते हैं, एक बिलोंग्स टू C लिखा हो तो आपको समझ जाने का एक किसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम का द बिगेस्ट सेट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है टू पार्ट्स, वन इज द रियल नंबर एंड अदर वन इज इमेजिनरी नंबर। इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम लिखते हैं फिक्सर्स लिखते हैं, z नॉर्मली हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। बाकी वेरिएबल जो आपको यूज करने कर सकते हो, z इक्वल टू x प्लस आई वाई। अच्छा, x प्लस आई वाई समझाने के पहले ही समझना पड़ता है। इमेजिनरी नंबर में एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं आयोटा, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी क्यों, इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो आपके ऐसे नंबर जो आज तक हम बोलते थे तो ऐसा नंबर थोड़ी ना पॉसिबल है। x² इक्वल टू -4 तो आप क्या लिखते थे, प्लस माइनस किसी का स्क्वायर कैसे नेगेटिव होता है, हम क्या लिख के आते थे, पॉसिबल नंबर एग्जिस्ट नहीं, राइट।
किसी का इवन पावर थोड़ी ना नेगेटिव होता है, हम क्या बोलते थे ऐसा पॉसिबल नहीं है। या फिर रूट के अंदर -9 आ गया तो बोलते थे रूट के अंदर तो नेगेटिव वैल्यू होती नहीं है, और एकदम सही बात नहीं होती है, पर वो रियल नंबर में नहीं होती, कॉम्प्लेक्स नंबर में तो सब होता है। तो x² = -4 आया तो फिर वहां पर आएगा आयोटा। आयोटा को रिप्रेजेंट करेंगे आई से, आई की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, बट उसका स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू होती है -1। नंबर बनाया गया है जिसका स्क्वायर क्या होता है -1, जिसको क्या बोलते हैं आयोटा। तो आई कोई पूछे आई की वैल्यू क्या होती है, आई की कोई वैल्यू नहीं होती, आई की कोई वैल्यू ही नहीं होती। वैल्यू किसकी होती है आई² कितना होता है। तो अब अगर x² अगर -4 आया तो उस x² = -4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, x² = 4 × -1 लिख सकते हैं, और वो -1 की जगह पर i² रख सकता हूँ। तो अगर मैंने -1 को i² रख दिया तो x² क्या हो गया मेरा 4i², तो x क्या हो गया मेरा +1 x क्या हो जाएगा +1 -2। अब उसके सामने अगर -9 है तो -9 को हम 9 × -1 लिख सकते हैं, वो -1 को i² लिख सकते हैं, -1 को अगर i² लिख दिया तो 9i², और 9i² का स्क्वायर। तो वो सारे नंबर को जिसको हम लोग आज तक बोलते थे ऐसा होता ही नहीं और आगे बढ़ जाते थे, अब वो सब कुछ होता है, अब वो सब कुछ होता है जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। रियल वर्ल्ड में ऐसे नंबर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट ऐसा एक पार्ट एक नंबर सिस्टम का जिसको इमेजिनरी वर्ल्ड बोलते हैं, उसके अंदर एक आयोटा करके वर्ड होता है जिसका स्क्वायर किसके इक्वल है -1। तो जब भी अब आप लोगों को कहीं पर भी ऐसे टर्म्स आ जाएंगे जहाँ पर आप लोगों को रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है, जैसे आप याद करो अगर आपके पास अगर ऐसा कोडिक आता था 10th में x² + x + 1 = 0, तो आपको फैक्टराइज नहीं होता था। अगर फैक्टराइज नहीं होता था तो आप क्या करते थे, फॉर्मूला यूज करते थे, कौन सी -b -4 × a × c divided by 2a। फिर आपके पास आया -1 ± √-3 डिवाइड बाई 2। अब सेम होता है इक्वेशन, तो आप क्या लिखिए, आप देखिए कोई रियल रूट्स नहीं, और अपने इक्वेशन में चले जाते हैं। अब नहीं जा पाएंगे, क्यों नहीं जा पाएंगे, अब तक मुझे नहीं पता आयोटा नाम की कोई चीज होती है, अब मुझे पता है आयोटा। तो अब क्या लिखूंगा, ये -3 को हम लोग अब लिख सकते हैं 3 × -1 डिवाइड बाई 2, और वो -1 को क्या लिख लूंगा i²। -1 को अगर मैंने i² लिख दिया तो क्या हो जाएगा भैया -1 ± -3i डिवाइडेड बाई 2। तो इसके दो रूट हो गए, कौन कौन से -1 √3i डिवाइड बाई 2 एंड -1 √3i डिवाइड बाई 2। जो अब तक एग्जिस्ट नहीं करता था वो सब एग्जिस्ट करता। ये समझ आया? अच्छा, इसे और एक चीज आपको समझ आई होगी, अगर समझ आया कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब इमेजिनरी रूट्स होंगे तो हमेशा पेयर में, पेयर का मतलब क्या होगा, आपके इमेजिनरी रूट कब आएंगे, इमेजिनरी रूट कब आएंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 बनेगा। इमेजिनरी रूट कब आएंगे, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट मतलब आपका जब b² - 4a से नेगेटिव होगा तब इमेजिनरी रूट आएंगे। तो फॉर्मूला की तरफ आगे +b/x, तो हमेशा एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ आएगा ही दो आंसर। समझ आ रहा है? क्योंकि मेरे पास इमेजिनरी रूट बना ही तब होगा ना जब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो रूट के अंदर जब नेगेटिव वैल्यू आएगा तो वो नेगेटिव वैल्यू एक बार प्लस के साथ जाएगा और एक बार माइनस, इसीलिए वो हमेशा जोड़ी नहीं होते, वो हमेशा जोड़ी में होते। जोड़ी में होने का मतलब समझ आ रहा है कि कोई मुझे पूछे कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिया नहीं है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, पर ये दिया है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 + 3i है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया ही नहीं है, बस इतना दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट 2 + 3i है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा रूट क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है। अगर वो 2 + 3i है तो दूसरा रूट कंफर्म है कौन होगा, तो पक्का है होगा ही।
इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए, दुनिया का कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल इक्वेशन हो, इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज कम्स इन पेयर। अगर 3 + 4i है तो उसका दूसरा रूट कंफर्म है कि कौन होगा, 3 - 4i ही होगा। रूट दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? रियल रूट है, इमेजिनरी रूट। रियल रूट है, इमेजिनरी रूट, राइट। अगर आपको ये दिया जाए कि मेरे पास एक, अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है, उसका एक रूट 1 + 4i, उसका एक रूट उस क्यूबिक इक्वेशन के कितने रियल रूट? कुछ समझ नहीं है फिर आपको। वापस एक क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है, उसका और क्या है वो नहीं दिया, बस इतना पूछा है, बोला है आपको क्वेश्चन में कि क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट 1 + 4i है, तो बस मुझे ये पूछा गया है तो क्यूबिक इक्वेशन के नंबर ऑफ रियल रूट कितने होंगे? अच्छा चलो नहीं समझ आया, मतलब आप कितना होगा? एक ही होगा ये, ठीक है, मैं समझाता हूँ। आप लोगों को पीछे किसी को कुछ समझ नहीं है, वापस देखो। आपके इमेजिनरी रूट जब आएंगे, कोई भी एक क्वाड्रेटिक, किससे इसलिए बता रहा हूँ तो क्वाड्रेटिक आपको पता है ना। तो क्वाड्रेटिक के जब रूट निकलेंगे तो दो टाइप के रूट होते हैं क्वाड्रेटिक के, या तो रियल रूट या तो रियल रूट। रियल नंबर रूट का मतलब, जिन आपको इनइक्वालिटी टाइप पर समझा है, रियल रूट का मतलब होता है कि वो रूट जो एक एक्सिस को कट करता हो। रूट्स का मतलब क्या होता है? जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। किसी भी बॉडी इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है तो देखना पड़े थे आप लोग, कैसा होता है? पैराबोला। तो पैराबोला में 3 पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, कोई भी बॉडी इक्वेशन होगा तो उसके कितने रूट्स होंगे? कंफर्म में 2 ही होंगे, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, एग्जैक्टली 2 ही होंगे, ना एक ज्यादा ना एक कम। पर बॉडी इक्वेशन का ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो कैसा ग्राफ हो सकता है? एक ऐसा ग्राफ हो सकता है जो टच करके निकल जाए एक्सिस को, हो सकता है ना, और ऐसा भी हो सकता है जो एक्सिस को टच ही ना। ये 3 पॉसिबिलिटी है, अब तीनों का मतलब होता है। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब? दो रियल रूट, सेकंड वाले के 2 रियल एंड इक्वल रूट, थर्ड वाले के 2 रूट तो 2 होंगे, आपको अच्छा लगे ना लगे, उसके 2 रूट होंगे ही होंगे। अगर उसने एक एक्सिस को कट किया, उसका मतलब है कि आप 2 ऐसे रूट को देख पा रहे हो, आपको दिख रहे हैं ना 2 रूट, एक अल्फा कॉमा 0 और एक जो आपको आंखों से दिखता है ना वो रियल है, उसी को तो रियल बोलेंगे, राइट। ये रियल है, 2 रूट आपको रियल मिले। यहाँ पर आपको ये टच करके निकल गया, मतलब अल्फा और बीटा सेम है, ये भी आपको दिख रहा है आंखों से, इसके भी तो 2 रूट होंगे। पर क्या ऐसी कोई वैल्यू दिख रही है जब आपका y 0 बनेगा? रूट का मतलब क्या होता है? रूट किसको बोलते हैं? जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। सेटिस्फाई का मतलब क्या हुआ? जब इक्वेशन में पुट कर तो मेरा आंसर 0 बनता है। y 0 कब बनता है? जब तभी तो बनता है, इसी पॉइंट पर तो y 0 होता है। यहाँ पर ऐसे 2 वैल्यू है जो आपको दिखते नहीं है पर फिर भी y 0 बनता है, फिर भी y 0, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी रूट। वो इमेजिनरी, वो हमें दिखेगा नहीं कभी, तो रूट तो आपको 2 ही होंगे, राइट। अब वो जब 2 रूट की बात करें जो इमेजिनरी होगा, तो इमेजिनरी रूट तो तब आएगा ना जब रूट के अंदर कैसी वैल्यू आएगी? नेगेटिव। तो रूट के अंदर जब नेगेटिव वैल्यू आई मेरे पास, तो एक बार वो प्लस के साथ भी जाएगा और एक बार वो माइनस के साथ भी जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि इमेजिनरी रूट कोई भी पॉलिनोमियल में हमेशा पेयर में ही होता है, हमेशा पेयर में ही होता है। पेयर का मतलब क्या हुआ कि हमेशा इवन नंबर्स में ही होगा। अगर एक रूट अगर मेरा 1 + i है तो इक्वेशन का दूसरा रूट होगा ही होगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरा एक इक्वेशन जिसका एक रूट 1 + i है पर उसका दूसरा रूट 1 - i ना, 1 - i होगा तो दूसरा रूट 1 + i होगा। फिर वो इक्वेशन कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर।
अब मेरा क्वेश्चन था कि मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 दिया नहीं है क्यूबिक इक्वेशन, पर क्यूबिक इक्वेशन दिखता है ऐसा ही। और बोला क्या था, उसका एक रूट कौन है 1 प्लस 4i, उसका एक रूट कौन है। पर क्वेश्चन क्या था कि इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स होंगे, रूट कितने होंगे टोटल इनके 3 होंगे रूट, उस 3 में थोड़े रूट रियल भी होंगे और इमेजिनरी होगा। उसमें एक रूट दिया हुआ है 1 प्लस 4 है, पर दूसरा तो पता ही ना कि अगर एक 1 प्लस 4 है तो दूसरा रूट तो कंफर्म है ना कि रूट्स आर ऑलवेज इन पेयर इफ देयर इमेजिनरी रूट। इमेजिनरी रूट हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में ही होते हैं। तो अगर एक रूट 1 प्लस 4i हुआ तो दूसरा रूट कौन सा होगा, तो दो तो इमेजिनरी हो गए। टोटल रूट कितने थे 3, तो बचा कितना, एक ही बचा। वो एक को भी रियल ही होना पड़ेगा। आप बोलोगे सर वो भी तो इमेजिनरी हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि पेयर में होता है, इसलिए इसके कितने रियल रूट होंगे, एक ही होगा। समझ आया। तो 2-3 कैसे बोल रहे थे फिर आप लोग, क्योंकि रूट अगर पेयर में ही होते हैं तो अगर एक रूट 1 प्लस 4 है तो उसका दूसरा रूट कंफर्म है कैसा होगा 1 माइनस 4i होगा। तो दो तो इमेजिनरी हो गया, तो जो एक बचा वो कौन होगा, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट हो गया, मतलब इसको जब जरूरत पड़े तो यूज में आना चाहिए आप लोगों को। ज्यादा क्लियर है। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे दो पार्ट है, कौन कौन से दो पार्ट है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट है, इसलिए उसको जब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जब लिखेंगे तो उसमें दोनों पार्ट दिखने चाहिए। तो इसलिए उसको लिखते कैसे, z इक्वल टू x प्लस आई वाई। कैसे लिखते हैं, z इक्वल टू x प्लस आई वाई। ये जो x है वो आपका रियल पार्ट है और ये जो आई वाई है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। तो उसमें आई तो है, सभी को इमेजिनरी है, विदाउट आई कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है। तो z इक्वल टू x प्लस आई वाई, इसमें x कौन है मेरा, उसको लिखते कैसे, रियल पार्ट ऑफ z। आई मतलब रियल पार्ट का सोर्स कौन, आई वाई मतलब कौन हो गया, आई नहीं भी लिखोगे, अगर मैं इमेजिनरी लिख रहा हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है तो बाय डिफॉल्ट वहां पर आई है ही, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अगर मेरे वर्ड में अगर इमेजिनरी आ गया तो इमेजिनरी पार्ट विदाउट आई होता ही नहीं है, इमेजिनरी पार्ट में हमेशा आई तो होगा ही। तो अगर अब आपको ऐसे दिया जाए z इक्वल टू 2 माइनस 3i, तो इसका रियल पार्ट कौन 2, इसका इमेजिनरी पार्ट कौन माइनस 3। आई लिखने की जरूरत नहीं, लिखोगे तो गलत कुछ नहीं है, बट लिखे आपको मिलेगा नहीं बुक में लिखा हुआ। क्यों, बिकॉज इमेजिनरी वर्ड आए तो उसमें आई तो होता ही। रियल पार्ट ऑफ z कौन 2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कौन माइनस 3। क्लियर है इतना। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, x प्लस आई वाई से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x प्लस आई वाई से, जिसमें x को क्या बोला जाता है, रियल पार्ट ऑफ z, और आई वाई को या y को इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और रियल पार्ट को लिखते कैसे, i ऑफ z, और इमेजिनरी पार्ट को आई ऑफ z। ये क्लियर है। अब देखो दुनिया में हर नंबर, जितने भी नंबर है, हर नंबर का एक साइकिल होता है। ये साइकिल का मतलब है कि एक टाइम के बाद वो रिपीट होता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपने किसी को भी आता हूँ जिसका भी मैं थोड़ा ठीक ठाक होगा, आपको बोले कि 3 raised to power 59, 3 का पावर 59 का जो नंबर आएगा उसका कुछ आंसर आएगा, उसका लास्ट डिजिट कितना होगा, कोई बताएगा पूरे क्लास में 3 raised to power 59 का लास्ट डिजिट कितना होगा। बढ़िया आंसर देते हैं। कहाँ से आप बात करें, लास्ट डिजिट है तो कुछ भी हो सकता है।
कैसे जो भी होगा कैसे है आपका ये 27 आए तो 7 हो गया ओके देखो कैसे होगा ऐसे नहीं पता चलेगा क्योंकि 3/15 हमें थोड़ी ना सोल्व करना है राइट। वो कैसे होगा कि आप ऐसा कोई भी नंबर को कोई भी डिजिट आप मेरे को पूछोगे तो मैं बता दूंगा, इसलिए मैं बता दूंगा आप भी बता दो कभी क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं पता है। दुनिया का हर नंबर का एक साइकिल होता है, टाइम टेबल और रिपीट होता है हर नंबर। जैसे 3 2 है पहले, जैसे 2 करोगे तो 2 क्या होगा 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2/4 16। लास्ट डिजिट आप देखो तो 2 4 8 और 6 16 का कितना है राइट। अब 2/5 30, 2/5 कितना है 30, 2/6 2/6 कितना आएगा एक मिनट में बोल दूं 2/6 64 2/7 128 2/8 256 वापस देखो तो लास्ट में वही आया 2486। पहले भी कितना था 2486, 2/9 लोगे तो 512, 2/10 लोगे तो 1024, 2/11 लोगे तो 2048, 2/12 लोगे तो 4096, वापस वही 2486 है। इसका कितना 4 का साइकिल है, कितना का साइकिल है 4 का, हर 4 के बाद वो रिपीट होता है। 2486 वापस क्या आएगा 2486 वापस क्या आएगा 2486, हर एक का होगा 4 का। तो अगर अब कोई पूछे आपको कि 2⁻253 का लास्ट डिजिट क्या होगा तो ऑब्वियसली 2⁻253 तो मैं नहीं करूंगा ना कर पाऊंगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा 253 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर पता करूंगा। 253 को किससे डिवाइड कर लेंगे 4 से और रिमाइंडर पता कर लेंगे। 253 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा 2⁻252 प्लस 1, ये 4 से डिविजिबल होता है ना। जब कैसे पता चलता है कोई भी नंबर 4 का डिवीजन लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होता है, तो 52 4 से डिवाइड होता है ना 253 को क्या लिख लूंगा 252 इसका लिखिए अगर इसको 4 से डिवाइड करूँ तो 4 × 64 63 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2/252 के अंदर ये जो साइकिल है ना 2/8 2 63 टाइम आया होगा, कितनी बार आया होगा 63 टाइम, और फिर रिमाइंडर कितना बचा 1, तो यहाँ पर आपका खत्म हो गया। तो 2/253 का लास्ट डिजिट कितना आया होगा 2, 2/253 का लास्ट डिजिट क्या होगा। अब ऐसा नहीं बोल सकते 2 3 6 तो लास्ट में निकाल आएगा राइट। अगर यहाँ पर 254 होता तो लास्ट में 2 बचता, आपका लास्ट क्या होता है 4, मेरा रिमाइंडर 3 बचता था 8, मेरा रिमाइंडर कुछ बचता ही नहीं तो रिमाइंडर बचता ही नहीं तो कहाँ पर खत्म हो गया होता। ठीक है 2 का कितने का साइकिल है 4, अभी जरूरी नहीं कि हर एक का 4 का साइकिल होता है, डिपेंड करता है कि कौन से नंबर की बात करो। अब जैसे 4 लेते हैं तो 4 का 2 का साइकिल होता है 4:1 4 स्क्वायर वापस 4 क्यूब लोगे तो 64, 4:4 लेंगे तो 256, 256 कितने का साइकिल है 2 का, कितने का साइकिल है 2 का। अगर 5 लोगे तो 5 में से कितने का साइकिल होता है 5 का कोई भी पावर ले लो लाख क्या आता है। जैसे 3 की अगर बात करें 3 का भी 4 का साइकिल होता है 3:1 3 स्क्वायर 9 क्यूब 27 81 वापस 3/5 होगा तो 243 वापस यही चालू हो जाएगा। तो 3971 3971 4 का साइकिल है 3971 4 का साइकिल है। तो आप क्या करोगे 59 को किससे डिवाइड कर लोगे 4 से, तो 14 4 जा 56 प्लस 3, तो रिमाइंडर कितना बचा 3, तो आप कहाँ पर जाकर रखोगे 7, तो आपका लास्ट डिजिट क्या होगा। पर इसका मतलब ये है कि 3 × 9 20 ठीक है
समझ आया? जैसे कभी अगर लॉजिकल कोई पेपर में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है पर्टिकुलर कोई नंबर का लास्ट डिजिट पूछा होता किस तरह से साइकिल जान के पता कर सकते हो, उसका लास्ट डिजिट सिर्फ लास्ट डिजिट ही पता चलेगा, और कुछ नहीं पता चलेगा। ओके, बाकी के आगे के डिजिट पता करना होगा तो अपने चैप्टर पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम, तब ये सारी बातें करेंगे और आगे के, पर लास्ट डिजिट के लिए तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, एक साइकिल से आप पता कर पाओगे कि क्या होगा लास्ट। अब जैसे हर नंबर का अगर एक साइकिल है तो फिर आई का भी होगा, जब हर एक का है तो फिर आई का भी तो होना चाहिए। अब आपको उस आई का साइकिल याद रखने, वो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। अब उसमें एक्सरसाइज देखने की जरूरत है यहाँ पे। अब उसमें क्या करना है आप लोगों को, i⁻1 इज आई, किसी का भी पावर 1 तो वही हो जाएगा नंबर, i², अभी बताया i² कितना, -1, i² कितना होगा, -1। i³ की जब हम बात करेंगे तो i³ को मैं i² × i लिख सकता हूँ, i³ को क्या लिख सकते हैं, i² कितना है, इंटू आई करूंगा तो आंसर ही -i, i⁴, i² का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर 1, i⁵ जब लोगे तो i⁵ क्या होगा, i⁴ इंटू आई, i⁵ को लिखना है मैथमेटिकली तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, i⁴ इंटू आई, i⁴ कितना है, तो 1 इंटू आई, तो वापस i⁵ आई हो जाएगा, i⁶ i⁶ को आप क्या लिख सकते हो, i⁵ या तो i² का क्यूब लिख सकता हूँ और -1 का क्यूब, तो -1 ही आएगा, i⁷ i⁶ इंटू आई तो -1 इंटू आई तो -i, i⁸ लोगे तो i⁴ का स्क्वायर 1, तो हमें से यही चार आंसर आ रहे हैं, और इसी ऑर्डर नहीं आ रहा है, ऑर्डर की चेंज नहीं हो रहा है। आंसर आई का कोई भी पावर, कोई भी मतलब कोई भी, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, आपके आंसर में यही चार वैल्यू बनी होगी, कौन कौन सी, i -1 ये भी चार आंसर आएगा, इसी ऑर्डर में आएगा, ये ऑर्डर कभी भी चेंज नहीं होगा, हमें ये ऑर्डर मुंह पे होना चाहिए, i -1 -i1 i -1 -i1 i -1 -i1 i -1 -i1 50 में बोल लेना, याद हो जाएगा, ठीक है, i -1 -i1। अब क्वेश्चन में कैसे काम आएगा ये, आपको बोलेंगे i⁻33 का आंसर कितना, तो आपको पता है कि कितने का साइकिल है, कितने का साइकिल है, 4 का, कितने का साइकिल है, 4 का ऑर्डर में है, तो i⁻33 को 4 इंटू 8 + 1 लिख लो, रिमाइंडर कितना बचता है, आंसर रिमाइंडर 2 बचता, तो रिमाइंडर 3 बचता है, रिमाइंडर बचता है, क्लियर, समझ आया सबको, क्या है ऑर्डर, ठीक है, i -1 -i और 4 का साइकिल हो तो ध्यान रहेगा, बट वो ऑर्डर भी ध्यान देना चाहिए, वरना फिर पता नहीं चलेगा, क्लियर है, इस तरह लिख लो, फिर मैं बता
यही जो लिखना था ठीक है, और लिख लो तो कितना टाइम। ये थोड़ी लिख लो रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, ये तो कोई बात नहीं, कोई नहीं, जल्दी जल्दी गाड़ी खत्म करना। हाँ, इसके लिए फिर ज्यादा टाइम देने का मतलब नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका मैं पता कर लिया, z इक्वल टू x प्लस आई वाई। अब जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होता है। बट कॉम्प्लेक्स नंबर में जैसे अगर आपको दिया हुआ है सपोज z1 आपका 2 प्लस 3i, z2 आपको दिया हुआ है सपोज 1 माइनस 4i, z1 इज गिवन 2 प्लस 3i, z2 इज गिवन 1 माइनस 4i, और मुझे पूछते हैं कि फाइंड z1 प्लस 2z2 एंड z1 into z। आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो आप जैसे नॉर्मली करते वैसे ऐसा नहीं कि कुछ अलग हो जाता है। z1 2 प्लस 3i, z1 2 प्लस 3i है,
फिर ट्वाइस ऑफ Z2, Z2 कौन है 1 माइनस 4 है, तो जैसा ब्रेकेट ओपन होता है ना वैसे ब्रेकेट ओपन हो जाएगा, 2 into 1 तो 2 minus 8 आएगा, 2 minus 8 आएगी। अब ये 2 plus 3i जो अब रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, तो 2 plus 2 इमेजिनरी पार्ट का माइनस 5 है, तो इसका आंसर हो गया Z1 का 4 minus 5। वैसे अब Z1 into Z2 करना, तो Z1 क्या है 2 plus 3i और Z2 क्या है 1 minus 4 है, तो जैसे नॉर्मल प्रोडक्ट कर तो 2 into 1 तो 2 minus 8i plus 3i minus 12i, और आपका फाइनल आंसर जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा वो ऑलवेज इसी फॉर्म में ही होगा। आपका फाइनल आंसर हमेशा ऐसा ही दिखना चाहिए, x plus iy। तो फिर यहाँ पर मेरे पास अब आई स्क्वायर की वैल्यू होती है कितना, वो माइनस प्लस 12 हो गया, वो 12 और ये 2 मिला तो रियल पार्ट 14 हो गया, माइनस 8i plus 3i होता है इमेजिनरी पार्ट, जिसका आंसर हो गया 14 9। जैसे नॉर्मल एड होता है वैसे एडिशन होगा, नॉर्मल प्रोडक्ट होता है वैसे प्रोडक्ट का कुछ अलग नहीं, रियल पार्ट के साथ एड हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ एड हो जाएगा, और आपका फाइनल आंसर जब भी दिखेगा तो कैसा दिखना चाहिए x plus iy। कभी अगर ऐसा है कि z equal to 4i जिसके अंदर रियल पार्ट ही नहीं है, 4i का मतलब क्या होगा, अगर इसको लिखना हो कैसे लिख सकते हो, रियल पार्ट कितना है 0, इमेजिनरी पार्ट कितना है, इसको बोलते हैं अगर ऐसा नंबर दिखे तो प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं ऐसे नंबर को, या फिर कोई क्वेश्चन में आ जाए कि आपको कंसीडर करना है प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो सिर्फ आप फिर z इक्वल टू ही लेना है, x लेना ही मत, क्योंकि नंबर ही कैसा है प्योरली इमेजिनरी। तो फिर जैसे प्योरली इमेजिनरी होगा जैसे प्योरली रियल भी तो हो सकता है, तो प्योरली रियल का मतलब क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट z इक्वल टू 5, एक ऐसा नंबर हो गया प्योरली रियल नंबर। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर का मतलब है कि x 0 होगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर की जगह पर अगर प्योरली रियल नंबर दिया होता तो y 0, ठीक है। टर्मिनोलॉजी प्योरली रियल नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर बताया मैंने आपको। मैथमेटिकली जैसे ऑपरेशन करते हो सब आप कर सकते हो, आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट भी कर सकते हो, इक्वेटिंग ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आप लोग कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करोगे तो सीधी सी बात है रियल पार्ट के साथ इक्वेट होगा, इमेजिनरी पार्ट प्लस 3i इज इक्वल टू a माइनस bi, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड a एंड b। तो क्या बोलोगे a कितना और b कितना, a2 रियल पार्ट किसके साथ इक्वेट हुआ, रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट किसके साथ इक्वेट हुआ, तो a2 है माइनस b 3 है, तो b कितना हो जाएगा। जब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट कर सकते हैं रियल पार्ट विद रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विद इमेजिनरी पार्ट। तो ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसे दिया जाए कि x प्लस y प्लस 2x माइनस yi is equal to 4 plus 7i, find the value of x and y। तो क्या करोगे वापस रियल पार्ट के साथ इक्वेट होगा, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट कौन x plus y equal to 4 और 2x minus y equal to रियल पार्ट विथ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट विथ इमेजिनरी पार्ट। तो इसको फिर सोल्व कर लूंगा, दोनों को ऐड कर लूंगा, तो 3x इक्वल टू 11, x इक्वल टू 11/3 और y इक्वल टू 4 माइनस 11/3 है ना, तो 1/9। जैसे नॉर्मली दो इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो क्या किया हमने, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट किया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट कर लिया। इसी के बेस पर ये जो मैं बता रहा हूँ कि आप इक्वेट कर सकते हो, उसके बेस पर आप लोगों को टेक्स्ट बुक में एक थोड़ा सा ढंग वाला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बोला गया है x plus iy raised to power 1/3 इक्वल टू u plus iv। क्वेश्चन सुनिए पहले, x plus iy raised to power 1/3 equal to u plus iv if
x plus I by x to 1 by 3 equal to u plus iv. Then prove that x by u plus y by v is equal to 4 times u square minus v square. क्या दिया हुआ है? if x plus I by x to power 1 by 3 किसके बराबर है? u plus iv के बराबर है. तो हमें क्या प्रूव करना है? x by u plus y by v equal to 4 times u square minus v square. ठीक है, क्वेश्चन तो समझ आ गया. ये स्टेटमेंट है. आपको एक पूरे स्टेटमेंट में कौन सा चीज ऐसा है कि जो टेंशन सोल्व करने नहीं आता? कोई बात नहीं. क्या है इसमें? अपने चेंज कर दिए, अपने थोड़ा कम कर दिए. अब यहाँ पर x plus I मैंने 1/3 दिया है, इसका अपना टेंशन कौन है? क्यूबिक रूट. क्योंकि मुझे क्यूबिक रूट वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो बिल्कुल नहीं आता. तो फिर 1/3 नहीं आता, पर 1/3 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मुझे 1/3 नहीं आता, बट क्यूब करना तो आता है. तो मैं इस केस में सबसे पहले करूंगा कि भाई पहले 1/3 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लूंगा. जब उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा तो क्या होके जाएगा? क्यूब. 1/3 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होके जाएगा? क्यूब. जैसे स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर रूट दूसरी तरफ जाता है तो स्क्वायर. तो क्यूबिक रूट दूसरी तरफ जाएगा तो अब क्यूब करना तो आता है, क्यूबिक रूट नहीं आता है. क्यूब तो आता है. क्या होता है? प्लस बी का क्यूब. क्यूब प्लस स्क्वायर आईवी प्लस du iv का स्क्वायर. प्लस बी का स्क्वायर आता होगा ना सबको यहाँ पे. a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर. कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर में सिर्फ कैसा फॉर्म दिखना चाहिए? प्लस आई मतलब उससे बड़े पावर को पहले सोल्व करना पड़ेगा. तो सबसे पहले क्या दिखा? आई क्यूब. व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई क्यूब? माइनस आई. ये ऑर्डर बताया आपको. आई क्यूब का आंसर माइनस आई. तो क्या हो जाएगा? यू क्यूब माइनस आई वी क्यूब प्लस 3u स्क्वायर आई वी. यहाँ पर आई स्क्वायर आ रहा है -1. आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? -3u स्क्वायर हो जाएगा. अब इसमें रियल पार्ट कौन कौन है? यू क्यूब और -3u. रियल पार्ट कौन होता है? इसमें आई नहीं होता है. रियल पार्ट है. इमेजिनरी पार्ट कौन होता है? जिसमें आई होता है. आई कहाँ है? यहाँ पर है आई, यहाँ पर है आई. तो इन दोनों से आई कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? 3u स्क्वायर v माइनस v क्यूब. 3u स्क्वायर v माइनस v क्यूब. ये किसकी वैल्यू आई? x प्लस आई वाई की वैल्यू है. अब हमने अभी क्या सीखा कि भाई रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट कर सकते, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट कर सकते हो. तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? और v कौन, सॉरी y क्या हो जाएगा? 3v माइनस v क्यूब. समझ आइए क्या किया? रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट को. अब जो प्रूव करना वहां चले जाते हैं तो पहले से क्या प्रूव करना था? x बाई यू प्लस y बाई वी की वैल्यू. x कौन है? ये. इसमें क्या कॉमन है? u. तो u अगर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा? डिवाइड बाई u प्लस v. v में से क्या कॉमन है? सॉरी y में से क्या कॉमन है? v. क्या रहेगा? 3u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई. तो ये u और ये v और v कट. स्क्वायर प्लस 3u स्क्वायर माइनस 3v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर. तो 4 टाइम u स्क्वायर माइनस 4 टाइम v स्क्वायर. तो 4 कॉमन. तो कोई पूछे इस पूरे में क्या किया तो मैं इसको बोलूंगा बस इक्वेट किया. रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को. एनसीईआरटी और इसमें सिर्फ मैंने चेंज इतना कर दिया. सामने इसमें ये वाला स्टेप पहले से दिया था क्यूब. मैंने क्यूबिक रूट दिया तो भाई क्या करोगे? क्यूबिक रूट आए तो उस तरफ दे लेना.
क्लियर है? क्या सीखे यहाँ से आप लोग कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर में सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है, डिवीजन भी होता है, डिवीजन अभी बता रहा हूँ, राइट। और कैसे होता है रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ, रियल पार्ट इमेजिनरी तो कोई लेना देना नहीं, इमेजिनरी को रियल के साथ हो जाएगा और इमेजिनरी क्लियर है? अब देखो यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी जितना आप लोगों की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ उसके सबसे पहला कंजुगेट और दूसरा मॉड्यूलर। पहले कंजुगेट वैसे वर्ड आपके लिए नया नहीं है, कहाँ आया? रोज यूज करते हो, रोज तो मतलब कि कहीं ना कहीं आते रहता है। कंजुगेट वर्ड कहाँ यूज करते वर्ड का मतलब कंजुगेट वर्ड आप लोगों ने सुना है कहाँ पर? मैं अगर बोलूंगा तो ज्यादा रेशनलाइजेशन के टाइम आप 1/2 + √3 आता तब क्या करते हो? रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हो? 2 - √3 क्या होता है? 2 + √3 कंजुगेट होता है। वो जो आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो ना, इसको कौन सा ये पूरा प्रोसीजर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन, पर जब मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो क्या बोलते हैं? कंजुगेट। 2 + √3 का कंजुगेट 2 - √3, 2 - √3 का कंजुगेट 2 + √3। ठीक है, याद है? तो यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ पर कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है कि अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर z = x + i/, है तो पहले इसके कंजुगेट को लिखा जाता है z बार। कंजुगेट को कैसे लिखते हैं? z बार। और जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेते हो तो उससे फर्क इतना पड़ता है कि उसका जो इमेजिनरी पार्ट होता है साइन बदल जाता है। समझ गया? क्या याद रखोगे? इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलता है। क्या बदलता है? इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलता है। काफी सारे बच्चे क्या याद करके जाते हैं कि भाई बीच में जो भी हो उसका उल्टा कर देना, प्लस हो तो माइनस, माइनस तो प्लस, और सामने वाला पूछता है 3i - 5 का क्या होगा? कंजुगेट वो क्या लिख जाएगा तो याद करके गया 3i + 5, जबकि इसका सही आंसर क्या -3i - 5। ऐसा नहीं कि बीच का साइन चेंज करना है, कंजुगेट में क्या करना है? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। इसका काम क्या है? कंजुगेट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी वही रेशनलाइजेशन। जैसे अपने बोलते हैं ना कि मेंस का कोई भी फाइनल आंसर जब आप लिखते हो तो नीचे रूट नहीं रखना चाहिए, और नीचे रूट आए तो क्या कर लेते हो? सेम वे आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर का फाइनल आंसर हमेशा कैसा लिखना चाहिए? x + iy के फॉर्म में। इसका मतलब कि नीचे i आएगा तो नहीं रखना चाहिए। तो मेरे पास अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया z = 3 - 4i / 1 + i, और मुझे अगर इसको सिंप्लीफाई करना है या तो मुझे इसको आंसर में लिखना है, तो मैं ऐसा आंसर नहीं लिखूंगा। ये मेरा सही आंसर ही नहीं। मेरा सही आंसर हमेशा ऐसा ही दिखना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। इसका लेकिन नीचे से i हटाना पड़ेगा, और नीचे से i हटाने के लिए आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, और रेशनलाइज करने के लिए आपको उसके कंजुगेट पार्ट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 + i का कंजुगेट मैं यहाँ पर 1 - i से डिवाइड करूंगा तो सामने 1 - i से क्या फायदा हुआ? a + b और a + b और a - b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। a + b और a - b क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस, और बाकी ऊपर तो नॉर्मल ब्रैकेट ऊपर करेंगे। 3 × 1 3 -3i - 4i माइनस माइनस प्लस 4i²। करेक्ट? व्हाट इज वैल्यू ऑफ i²? ऊपर 3 - 4 -1 हो गया,
-3i - 4i तो -7i हो गया। i स्क्वायर की वैल्यू -1 हुआ, वो माइनस +1 हुआ तो 1 + 1, तो आपका फाइनल आंसर आया -1/2 -7/2। ऐसा भी नहीं छोड़ोगे आप ऐसे नहीं छोड़ोगे, x + i। आपको लिखना हमेशा फाइनल आंसर कैसा है, x + i के फॉर्म। तो नीचे अगर आया है तो आपको रेक्टेंगल करना पड़ता होगा। रेक्टेंगल के लिए किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, कंजुगेट का काम जो रेक्टेंगल में था वो यहाँ पर भी। क्लियर? अब दो टर्मिनल से वापस। पहला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वापस ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूरे मैथ में नहीं बन सकता है। नाम भी देखो ना, मल्टीप्लिकेटिव मतलब कुछ को रिलेटेड टू द मल्टीप्लिकेशन और इनवर्स। तो इसका कि कोई मुझे पूछे कि पाई का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, जो मैं 2 पाई, तो इनडायरेक्टली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है कि ऐसे कोई दो नंबर की जिसका प्रोडक्ट ऑलवेज 1 आता, जिसका प्रोडक्ट ऑलवेज 1 आता। कोई भी दो नंबर का प्रोडक्ट 1 कब आएगा, जब कोई दूसरे के तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सही है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है। तो कंडीशन Z1 एंड Z2 का प्रोडक्ट, इसको क्या बोलूंगा, Z1 एंड Z2 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। Z1 Z2 का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1, तभी तो आएगा 1 जब Z2 = 1/Z1 होगा। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में जिसमें आपको दे देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i अपॉन 1 - i, 2 + 3i अपॉन 1 - i, बोलेंगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नंबर। तो क्या बोलोगे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 2 + 3i अपॉन 1 - i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1 - i अपॉन, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिर्फ करना क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1, जिसका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, वो कब होगा जब एक दूसरे के होंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को क्या लिखोगे, 1 - i अपॉन 2 + 3i। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही हो गया। ये समझ आया सबको? पर ये आपका आंसर नहीं है फाइनल, क्योंकि अभी क्या बताया मैंने, फाइनल आंसर हमेशा कौन से फॉर्म में होना चाहिए, i के फॉर्म में ही होना चाहिए। तो आप ऐसा आंसर तो छोड़ ही नहीं सकते हो, और इसका आंसर नहीं छोड़ सकते, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, -3i से डिवाइड और मल्टीप्लाई 2 + 3i का कंजुगेट 2 - 3i से डिवाइड करेंगे, 2 - 3i से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे नीचे, तो नीचे क्या आएगा, 4 - 9i² a + b a - b, तो क्या हो जाएगा, a² - b। ऊपर जब ब्रैकेट ओपन करोगे 2 - 3i - 2i + 3i, i² की वैल्यू 2 - 3 -1 -5i डिवाइड बाय 13, 4 + 9 तो फाइनल आंसर -1/13 -5/13, वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पर ये सारे स्टेप तो सिर्फ मैंने सिंप्लीफाई किया, कंसेप्ट तो सिर्फ क्या है, Z1 Z2 का प्रोडक्ट कितना आ जाना चाहिए, तो किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढने मतलब उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल, उसका क्या करना है, रेसिप्रोकल। क्लियर है? फाइनल आंसर कौन सा फॉर्म चाहिए, उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए क्या करोगे, रेशनलाइज करने के लिए कंजुगेट पार्ट से डिवाइड और मल्टीप्लाई। इसी का भाई है एडिटिव इनवर्स। तो नाम में वापस है, किससे रिलेशन की बात हो रही है, एडिशन। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि ऐसे कोई भी दो नंबर जिसका एडिशन करोगे तो 0 बनना चाहिए, जिसका एडिशन करोगे तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, प्रोडक्ट करोगे तो 1 बनना चाहिए। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि ऐसे कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका एडिशन का आंसर 0 होगा। अगर Z1 + Z2 होगा 0 होगा तो Z2 किसके इक्वल होगा, -Z1। तो किसी का भी एडिटिव इनवर्स अगर फाइंड करें तो उसके साइन बदल देना, 2 + 3i का एडिटिव इनवर्स
by 2 plus BI का AD2 इनवर्स क्या होगा? -2 -3i 2 plus 3i आगे माइनस लग जाएगा ना, तो 2 plus 3i का किसके साथ एडिशन करोगे तो 0 होगा, तो -2 -3i के साथ होगा ना, पूरे की साइन बदलनी पड़ेगी ना। तो एडिशन इनवर्स किसी का पूछे तो क्या कंडीशन है? Z1 plus Z2 0, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स की कंडीशन Z1 plus Z2 1। क्लियर इतना? कोई समझ में नहीं। तो मतलब जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आंसर आया, तो मतलब वो अगर उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको इसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो 1 नहीं आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। इसको इसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन आपको 1 नहीं दिखेगा, इसको भी फिर रैशनलाइज करना पड़ेगा और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। इसका आंसर तो ये है उसका, बट आप आंसर ऐसा फॉर्म में छोड़ के नहीं आ सकते हो ना, इसलिए हमने आपको सिंप्लीफाई करके लिखा है। मतलब डायरेक्ट देख के आपको अगर पूरा सॉल्व करोगे तो 1 आ जाएगा, बट डायरेक्ट ऐसे देख के नहीं लग रहा होगा आपको 1 आएगा, बट आप पूरा सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा। क्लियर है इतना? इसमें कोई डाउट किसी को? पता चलिए इतना? अब आप लोग टेक्स्ट बुक में जो बता दो एक्सरसाइज। अच्छा पहले ये टर्मिनल तो लिख लो ना, फिर उसमें आप सारे जो टर्म में आपको बताया उसको नोट डाउन कर लो।
निकाल सकते हैं? अब फर्स्ट एक्सरसाइज निकालो, एक्सरसाइज 4.2 और जिससे पूछूंगा वो लोग आंसर दे। समझ आ गया होगा ना तुम लोग क्या हुआ क्लास में? निकालो 4.1। आज से चालू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जल्दी। एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट का आंसर +3 सही है। तो कुछ समझ आया? बराबर है +3। कैसे +3? 5 कट क्या बचा होगा? -3i²। i² की वैल्यू -1, तो आंसर ही +3। बाजू में सेकंड का आंसर i⁻9 + i⁻19 का आंसर। अब एक बार जो लोग लिख रहे हो लिखना छोड़ दो, वापस क्लास में लिख लेना, मैं टाइम दूंगा। अब जो क्वेश्चन में ध्यान दो, वो जो क्वेश्चन दिया है मुख्य जल्दी से i⁻9 + i⁻19 का आंसर। i⁻9 का आंसर कितना होगा? i ओके। i⁻19 का कैसे? माइनस होगा। पहले का क्या था? i, दूसरे का -0 सही है। ओके आगे i⁻39 आई होगा। कैसे आई होगा? और पहले तो माइनस पावर है, तो उसका क्या करूं? 1/i⁻39 हो जाएगा। 1/i⁻39 हो जाएगा। ठीक है, 1/i⁻39 हो गया। फिर i⁻39 का आंसर कितना? i⁻39 का आंसर कितना होगा? अरे वो बता रहे ना, आपका टर्न आएगा सब बता। -1 कैसे -1? जब भी हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। कैसे 4 बचेगा? 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 कैसे बचता है? 3 बचेगा। 3 बचेगा, तो 3 पे खत्म होगा। साइकिल क्या है? -1 और 1, तो क्या आंसर होगा? माइनस है। आंसर कितना है? 1/। और हमें और भी क्या सीखा हमने? नीचे i नहीं छोड़ सकते, तो किसके डिवाइड मल्टीप्लाई? i से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो। i into i, i² की वैल्यू वो माइनस प्लस ऊपर 65, तो क्या होगा आंसर उसका? आगे समझो साइकिल को कैसे यूज करोगे, है ना? ठीक है, 4th 5th में कुछ कर लेना, वही ब्रैकेट ओपन करके सोल्व कर लेना डायरेक्टली। अब मुझे बताओ 8 का आंसर सब लोग सोल्व करके 1 - i⁻4 कैसे सोल्व करोगे? मैं जो बता रहा हूँ इसको फटाफट सोल्व करके दो, मैं फिर आपको आगे उसका बताऊँ। 8 और 12, 8 और 12 -4
आपका 4 आ रहा है, बाकी सबका माइनस 4 आ रहा है, -4 आ रहा है, 4 है स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है, माइनस टू का स्क्वायर क्या होता है, 4i स्क्वायर का 8 में 1 माइनस आई रेस को 4 करना है। आता है किसी को 1 माइनस आई रेस को 4 करना आता है? नहीं आता। आप क्या करोगे सबसे पहले 1 माइनस आई का स्क्वायर और उसके बाद उसका भी स्क्वायर। ओके, 1 माइनस आई का स्क्वायर क्या होगा? 1 माइनस 2i प्लस आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये +1, तो क्या बचा? -2i का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर? 4i स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू आंसर ही 4 कैसा है? ठीक है, 12 14 माइनस 3i/14 सही। इनका आ जाए वो वाला, उनको करना है मिसलेनियस का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसका 12th आ गया हो। एक मिनट क्या है आंसर? 2i माइनस नीचे आई नहीं होना, फिर क्या करेंगे? रेस्टोरेट करोगे कैसे करेंगे? रेस्टोरेट 5/3 माइनस ये ऐसे आया सबका कौन सा वो कर रहे हैं मिसलेनियस का ये हो जाए तो मिसलेनियस का फर्स्ट पहले आई का पावर कम कर दिया। हाँ आई ये -1 प्लस पहले और 12 वाला हो गया सबका। हाँ
आईएस पे 18 को क्या लिखा? -1 लिखा सबसे। ये 1/25 का 1 ही होगा और I/25 कितना होगा? I वो भी क्या? फिर नीचे I नहीं होना चाहिए तो I से डिवाइड और मल्टीप्लाई, नीचे थोड़ी नहीं रखते हैं तो I into I स्क्वायर की वैल्यू तो क्या बन जाए? -1 -I का होल क्यूब, ऐसा कुछ आया? इन दोनों में क्या कॉमन? वो भी ब्रैकेट के बाहर ले लोगे तो माइनस का क्यूब माइनस ऐसा बचेगा। वो माइनस कॉमन का इसलिए की आदत नहीं है वो माइनस में देखने की, और कोई रिलेशन नहीं है। बाकी तो b का क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। वही वैल्यू ऑफ I स्क्वायर तो ये तो -3 हो गया। 1 - 3 -2 I क्यूब कितना होता है? I क्यूब की वैल्यू -I प्लस 3I प्लस 2I प्लस 2I ना, ये माइनस ले लोगे तो 2 - 2I, 2 कॉमन ले लोगे तो 1 - I। 1/I इसके सॉल्व किया नहीं तो आएगा ही ना आंसर, तो कॉम्प्लिकेटेड है ना, आएगा तो सही ना। ओके, यहाँ पर जाना पागल। ये आप लोगों का लास्ट पार्ट मतलब टेक्स्ट बुक में जो दिया उसका कंजुगेट हमारा डिस्कस हो गया। कंजुगेट कहाँ यूज करोगे? अभी तो जितना है आपको टेक्स्ट बुक में, इसको छोड़ के बहुत कुछ होता है और भी, बट जितना टेक्स्ट बुक में उसके हिसाब से तो कहाँ यूज करोगे? नीचे आई नहीं बना, ठीक है। अब ये एक पार्ट मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर।
ये मॉड्यूलस वो वाला मॉड्यूलस नहीं कि तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे, तो वो वाला मॉड्यूलस नहीं है। यहाँ पर मॉड्यूलस का मतलब है, सबसे पहले ये समझो z इक्वल टू x प्लस आई वाई जब लिखते हैं ना अपने, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब लिखते हैं अपने z इक्वल x प्लस आई वाई, वो बेसिकली एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके पास कार्टेशियन प्लेन है जिसमें x एक्सिस ये y एक्सिस, इसको कौन सा प्लेन बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन। ये कार्टेशियन प्लेन में अभी तक ये जो x एक्सिस हुआ करता था, मतलब होता है, और y एक्सिस होते हैं, दोनों रियल एक्सिस होते हैं। अभी तक तो आप x और y रियल की बात करते थे। अब कॉम्प्लेक्स प्लेन वाइज होता है, जैसे कार्टेशियन प्लेन होता है ना, वैसे कॉम्प्लेक्स प्लेन होता है या तो आर्गन प्लेन होता है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज होते हैं। यहाँ पर बस फर्क ये होता है कि ये जो होता है ना रियल एक्सिस होता है, और ये जो y होता है वो आपका इमेजिनरी है। तो दिखने में अलग नहीं दिखता, दिखता ऐसे ही है जैसे नॉर्मल आपको ड्रॉ कर रहे हो, बट वो x प्लस आई वाई जो बेसिकली जो है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। x प्लस आई वाई represent one single point x comma y where x is your real value and y is your imaginary value। y हमारा कौन सा वैल्यू होता है? imaginary value। तो जब मैं ये लिखता हूँ ना 2 + 3i, इसका एक्चुअली मतलब ये होता है कि ये 2,3 नाम का एक पॉइंट है, कहाँ पर? कॉम्प्लेक्स प्लेन के। ये पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? 2,3 नाम का। अब ये 2,3 नाम का पॉइंट जैसे प्लॉट करते हैं ना अपने, वैसे ही प्लॉट करना है, प्लॉट नहीं करना। इसका मतलब x प्लस आई वाई एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है जिसका x जो पार्ट है वो रियल वैल्यू है और y जो है वो इमेजिनरी वैल्यू है। 2 + 3i का मतलब क्या हो गया? पॉइंट है 2,3 कौन से प्लेन में? कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है। अब जब मैं बोलूं कि मेरे पास एक x प्लस आई वाई नाम का एक कॉम्प्लेक्स नंबर को एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता होगा, कौन सा पॉइंट? x, y। अब उस x, y का ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस भी होगा ना? ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? ये डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होगा? x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस निकला ना, उसको बोलते हैं मॉड्यूलस। उसको क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं z अगर x प्लस आई वाई है तो उसका मॉड्यूलस को लिखते हैं, सिंबल वैसा ही है जैसे मोड का होता है, मोड का सिंबल ऐसे होता है ना, राइट? वो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y। एक्चुअली मतलब क्या है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का कहाँ से डिस्टेंस निकालो? ओरिजिन से डिस्टेंस निकालो, उसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ये ओरिजिन से डिस्टेंस इसलिए निकालते हैं बिकॉज कल उठ के अगर आपके पास ऐसा है कि z1 आपका, एक बार समझिएगा, z1 आपका 2 + i है, z2 आपका 5 - 4i है, पर मुझे पूछा जाए कि मोड ऑफ z1 - z2 क्या है? तो मोड ऑफ z1 - z2 का एक्चुअली मतलब ये हो गया, क्योंकि मॉड्यूलस का मतलब होता है डिस्टेंस। अब यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट की बात हो रही है? z1 और z2। आप बोले सर आपको थोड़ी देर पहले ओरिजिन से, बिकॉज दूसरा पॉइंट दिया ही नहीं था, तो जब दिया ही नहीं तो कहाँ से डिस्टेंस निकालो? ओरिजिन से। और एक्चुअली z1 - z2 का मतलब क्या होगा? ये कौन सा पॉइंट है? कौन सा पॉइंट है? और ये कौन सा पॉइंट? उसके बीच में डिस्टेंस निकालूं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे? 2 - 5 माइनस माइनस थ्री का स्क्वायर 1 माइनस ऑफ -4 5 का स्क्वायर, ऐसे होता है ना डिस्टेंस फॉर्मूला। तो रूट ऑफ 34 है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है? 34। अब इसमें पुट करके देखते हैं, z1 कितना है? 2 + i, z2 कितना है? 5 - 4i। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लोगे तो 2 - 5 -3, ये माइनस i + 4i 5i। अब इसको अगर ऐसे फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं, x कितना है? 3 - y कितना है? 5। और मॉड्यूलस की फॉर्मूला क्या है? रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x कितना बचा आप लोगों ने? -3 ना, उसका स्क्वायर। y कितना है? 5, उसका स्क्वायर। क्या आंसर है? यही आंसर है। तो बेसिकली मॉड्यूलस कुछ नहीं होता, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है।
अगर कोई पूछे कंसेप्चुअली में क्या होता है तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। अगर फॉर्मूला याद रखना है तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये समझ आ गया? अब आपको कभी भी जब मैं क्वेश्चन में एक बार अप्लाई करके बताता हूँ। जैसे बीएससी ध्यान रख लो ना, वैसे तो मॉड्यूलस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, बट यहाँ पर जो एक प्रॉपर्टी आप लोगों को याद करनी है वो ये है कि मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू Z2, इसका मतलब क्या कि मैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करूं, उसके बाद उसका मॉड्यूलस फाइंड करूं, या पहले मैं मॉड्यूलस फाइंड कर लूं और फिर मैं मल्टीप्लाई करूं, मेरा आंसर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद उसका मॉड्यूलस फाइंड करोगे या पहले मॉड्यूलस फाइंड करके मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर सेम रहेगा। सेम फॉर द डिवीजन, सेम फॉर द डिवीजन। अब Z1 और Z2 को डिवाइड करो, उसके बाद मॉड्यूलस फाइंड करो या पहले मॉड्यूलस फाइंड कर लो फिर डिवाइड करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। अगर मुझे ये पता है, कोई मुझे पूछे, जैसे आपको अगर स्कूल के एग्जाम अगर ऐसा आ गया कि 2 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3i का मॉड्यूलस फाइंड करना है, तो जिनको प्रॉपर्टी नहीं पता वो क्या करेगा, पहले ब्रैकेट ओपन करेगा, क्योंकि उसको ये तो पता होगा ना एग्जाम देने गया है कि भाई z x प्लस आई बाई, तो उसका मॉड z कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ। और ये अगर आपको यूज करना है तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर वैसा दिखना चाहिए ना, कैसा दिखना चाहिए, ये तो है नहीं x प्लस आई बाई के फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, उस फॉर्म में लेके आओगे, उस फॉर्म में लाने के लिए ऊपर पहले ब्रैकेट ओपन करोगे, क्या आएगा 2 माइनस 2i प्लस i माइनस आई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 3i, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस क्या आया ऊपर 3 माइनस आई अपॉन 4 प्लस 3i, नीचे आई नहीं रखना होगा तो 4 माइनस 3i से डिवाइड और मल्टीप्लाई, नीचे क्या होगा 4 प्लस 3i, 4 माइनस 3i तो 16 प्लस 9, कैसे प्लस 9 माइनस 9i स्क्वायर, आई स्क्वायर को माइनस 1 रखते हैं, ये ब्रैकेट ओपन करो, 12 माइनस 9i माइनस 4i प्लस 3i, आई स्क्वायर की वैल्यू 12 माइनस 3 9, भाई माइनस 3 होगा नहीं, और माइनस 9i माइनस 4i डिवाइड बाई 16 प्लस 9 25, आपका पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट कैसा बना 9/25 माइनस 13/25 है। जब मैं इस फॉर्म में पहुंचा तो x प्लस आई वाई का फॉर्म आ गया। अब उसका मॉड्यूलस की तो फॉर्मूला पता है अपने को, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई कौन है तो उसका स्क्वायर 13/25 का स्क्वायर, करेक्ट। नीचे दोनों का 25 स्क्वायर ही है, जब रूट के बाहर निकल जाएगा 25 और ऊपर क्या बचेगा रूट ऑफ 81 प्लस 159, सही है। तो रूट 250 डिवाइडेड बाय 25, रूट 250 को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 5 रूट 10 डिवाइड बाई 25 रूट 10 बाई 5, ये आए समझ में यहाँ तक। ये पूरा हमने सिंप्लीफाई किया और कौन से फॉर्म में लेके आया, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लेके, और एक्स प्लस आई वाई का फॉर्म लाने के बाद क्या यूज किया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जबकि बेवकूफी है, अगर ये प्रॉपर्टी पता हो तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं मल्टीप्लाई को अलग कर सकता हूँ, मैं डिवीजन को अलग कर सकता हूँ, तो मैं सब करूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली क्या कर लूंगा, भाई अगर मल्टीप्लाई में अलग कर सकता हूँ तो 2 प्लस आई का मॉड अलग, 1 माइनस आई का मॉड अलग, और 4 प्लस 3i का भी मॉड अलग। ये कौन सा पॉइंट, इसका मॉड क्या होगा रूट 5, कौन सा पॉइंट है, एक्स कौन है, एक्स कौन है
और y कौन है, अगर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो प्रॉब्लम है 5। x कौन है, y कौन है, माइनस 1, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x कौन है, और y कौन है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, द रूट ऑफ 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ऊपर रूट 5 तो रूट 2 रूट 10 रूट 25 का स्क्वायर रूट 5। तो मैं उसका करूंगा, मैं इस चीज को याद रखता हूँ कि भाई मॉड्यूलस के अंदर मैं मल्टीप्लाई को भी अलग कर सकता हूँ और अलग अलग करके डायरेक्ट मॉड्यूलस। वैसे मॉड्यूलस क्या करता है, कोई पूछे तो क्या बोलोगे, इसके बीच में डिस्टेंस बताता है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताता है, इसके बीच में डिस्टेंस बताता है, दूसरा पॉइंट नहीं होता इसलिए हम लोग बाय डिफॉल्ट कहां से उसी से हमारी फॉर्मूला बनी है रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y। इतना क्लियर है, इसको डाउट यहाँ पर लास्ट में एक बार आपके टेक्स्ट बुक है तो छोड़ो, टेक्स्ट बुक ये भी डालो, ये प्रॉपर्टी से रहने देता हूँ आप लोग को लिखने के लिए, नोट डाउन के लिए। देखो यहाँ पर नोट देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है if x प्लस आई वाई इक्वल टू a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई। x प्लस आई वाई क्या दिया हुआ है, a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी, और हमें क्या प्रूव करने को बोला है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या प्रूव करने को बोला है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन दे पर इसके अंदर आपको अगर ऐसा कोई भी टर्म देखे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो आपको समझ जाना कि मॉड्यूलस की बात है, क्योंकि मॉड्यूलस में ऐसा आता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर सारे टर्म कहाँ आते हैं, मॉड्यूलस में। अगर मुझे यहाँ पर ये पूछा गया है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इट मींस मुझे यहाँ पर मॉड्यूलस की हेल्प ले लेना। यहाँ पर आप कंजुगेट की हेल्प लेके भी कर सकते हो, बट ज्यादा इजी है मॉड्यूलस की हेल्प लेना। आप क्या करोगे, ये स्टेटमेंट है आपके पास, है ना, तो सॉल्यूशन कैसे होगा कि भाई x प्लस आई वाई किसके बराबर है, a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी, अप्लाइंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड। भाई वो तो दोनों साइड अप्लाई करना पड़ेगा, एक साइड तो कर नहीं पाओगे, अप्लाइंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड। मैं क्या करूंगा, दोनों साइड मॉड्यूलस अप्लाई कर लूंगा। वो क्वेश्चन में तो दिया नहीं है कि आपको मॉड्यूलस अप्लाई करना, मुझे कैसे पता चला मॉड्यूलस अप्लाई करना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को देखिए, तो अब दोनों साइड मॉड्यूलस अप्लाई किया, यहाँ पर भी मॉड्यूलस अप्लाई किया, ठीक है। अब मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी के हिसाब से आपका मॉड्यूलस डिवीजन में अलग अलग हो जाता है, तो मॉड्यूलस में अलग अलग कर लेता हूँ, a प्लस आई बी का मॉड डिवाइडेड बाई a माइनस आई बी का मॉड, और इस तरफ किसका मॉड है, x प्लस आई वाई, किसका मॉड रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला है। यहाँ पर a प्लस आई बी का मॉड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, पर माइनस b का स्क्वायर तो स्क्वायर ही हो जाएगा, तो ये रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो सामने से क्या बचा, 1, सामने क्या बचा, अगर ये रूट हटाना होगा तो क्या करोगे, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सामने तो 1 ही था, 1 का स्क्वायर। समझ आ गया, कभी भी आपको x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सब कुछ भी दिखे तो दोनों तरफ मॉड्यूलस अप्लाई करिएगा। तो अभी डेटा मैंने बता दिया कि एग्जाम में कुछ आए तो कर लेना, फिर भी कोई डाउट आ जाए तो मुझे पूछ लीजिए। कंजुगेट ले लेना, मतलब टेक्स्ट बुक में ये जो मैंने मेथड बताया टेक्स्ट बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में जो मेथड है वो कंजुगेट वाला है। तो लोग क्या करते हैं, दोनों साइड मॉड्यूलस ले लेते हैं, सॉरी कंजुगेट अप्लाई करते, इसका कंजुगेट क्या होगा, तो कंजुगेट क्या होगा, 1 माइनस
इसका कंजुगेट क्या होगा? A माइनस आई भी और इसका कंजुगेट, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो भी आंसर। कंजुगेट लेने के बाद दोनों स्टेटमेंट को मल्टीप्लाई कर लेना, पर वो ये टेक्को पे कंजुगेट से दिया बट आप मॉड्यूलस से वालों बात है जो भी नाम हो तुम लिखियो ना, नाम जो भी नाम तुम्हें बनाया था नहीं वही तो तुम बोल के बोलते भाई दोनों के लिए पढ़ना पड़ता है। क्या पता बोर्ड में इसका MCQ आ गया, एक मार्क्स तो मेरा वो 75 है। क्या पता जिस दिन बोर्ड जो बीमार हो तो पूरी का जब एक्सीडेंट हो जाता क्या करेगा ना बोल पहले से बोल तो मिट्टी पर बोल क्या बोल दिया लगती है बच्चा होता है कुछ भी बना नहीं कर रहा ऐसा दूसरा बोर्ड देंगे ना ऐसे नहीं डॉक्टर देना था ना नहीं मॉडिफाई नहीं करता नहीं ये इधर खड़ा है तो कैसे जाएगा।